स्ट्रेंथ इज द ओनली रूल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी कि अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सरवाइव करना है और थ्राइव करना है तो स्ट्रेंथ ही है बस। अब यहां पर अखंड भारत का इशू है। कुछ लोगों के लिए ये एक डिबेट है। रिसेंटली पार्लियामेंट की एक इमेज चर्चा में आई जहां पर इन सभी एरियाज का जिक्र था, मतलब मेंशन है, क्योंकि ये भारतवर्ष के इतिहास से कनेक्टेड है, तो उसी का एक नमूना हमने पार्लियामेंट में शो किया। हमारे पड़ोसी देशों ने कहा देखो हम तो कह ही रहे थे कि भारत एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड रखता है और फाइनली ये हमारी नेशनैलिटी को सब्जुगेट करना चाहता है। दूसरा एक वर्ग कहता है कि नहीं नहीं, ये आप ज्यादा बोल गए हो, एक्चुअली इंडियननेस, इंडियन कल्चर इज नॉट अबाउट सब्जुगेशन, इट इज अबाउट ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर, स्पेशली दोज हु आर हैविंग कल्चरल लिंक्स। तो अब कुछ लोग कहते हैं ये डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं डिबेट नहीं है। डिबेट इस वजह से नहीं है क्योंकि आज जिस तरीके से आप दुनिया में बॉर्डर्स को देख रहे हो वो नेचुरल नहीं है, उसका भी एक इतिहास रहा है, उससे पहले का भी इतिहास रहा है, तो भविष्य भी कुछ अलग हो सकता है। पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। अभी वो आपको एक मिराज लगता है क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए और जिस समय आप पले बढ़े, जो आपने चीजें पढ़ी, उनमें कभी ऐसा आपने देखा नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो इस वजह से ड्रीम लगता है। यहां पर मुझे याद आते हैं एक डिप्लोमेट ऑफ फ्लोरेंस सिटी स्टेट। फ्लोरेंस एक छोटा सा सिटी स्टेट था जहां पर आज आप इटली देखते हैं तो वहां पर कई सारे छोटे छोटे राज्य होते थे, फ्लोरेंस, नेपल्स, मिलान, सिसिली। तो उसमें फ्लोरेंस का जो एक इंडियन, जैसे हमारे इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, ऐसी एक डिप्लोमेट थे मैकियावेली। उनका मानना था कि जब कल्चरल कॉमननेस है तो लेट्स यूनाइट। उसमें एक रीजन था ज्योग्राफिकल एडवांटेज विच इटली कैन अचीव इफ इटली इमर्ज एज अ नेशन। अब कौन सी एडवांटेज? सिक्योरिटी। उस जमाने में थ्रेट बना रहता था एक सिटी स्टेट को दूसरे से, लेकिन अगर आप साथ हो जाएंगे तो ज्यादा सिक्योर होंगे, साथ हो जाएंगे तो ट्रेड बढ़ पाएगा, रिसोर्सेज शेयर हो पाएंगे। तो इस वजह से वो एक होने की बात करते थे। उस समय पर उन्हें कहा जाता था क्या बकवास कर रहे हो आप, जिन लोगों को मिलाने की बात करो वही तो आपस में लड़ मर रहे हैं, जिन राज्यों को मिलाने की बात करो वही लड़ रहे हैं आपस में, और तुम कह रहे हो एक राष्ट्र बन जाएगा। क्या बकवास बात है। कुछ साल गुजरे और इटली एक संगठित राष्ट्र बना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कई बार जब बात चल रही होती है तो उस समय की वास्तविकता के आधार पर ही, यानी कि उस समय की जो लेंस है उसी के आधार पर हम एनालाइज करते हैं, बट अल्टरनेटिव एनालिसिस कैन एग्जिस्ट। बट अल्टरनेटिव एनालिसिस में जो नुकसान हो सकता है उसको भी उतनी ही गहनता से सोचने समझने की जरूरत है जितनी गहनता से यह बात हो रही है कि एक बड़ा राष्ट्र। तो आज की वीडियो का पर्पस यही है, कोशिश है कि दोनों ही तरफ के पॉइंट्स को यहां पर आपके सामने लाया जाए। सबसे पहले इस वर्ड अखंड भारत के साथ ही दो पैरेलल तरीके हैं, दो पैरेलल लाइंस चलती हैं। अमूमन आपको जानकारी एक लाइन के प्रति होती है जिसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स में और जो धार्मिक लीडर्स होते हैं, आई वुड से लीडर्स, वो करते हैं। व्हेन दे से अखंड भारत, तो एक हिंदुत्व का जो आइडिया है वही प्रोमिनेंस इसमें रखता है। कई लोग कहते हैं कि ये एक्चुअली रियलिटी नहीं होगा, ये केवल एक मासेस को इमोशनली मोबिलाइज करने का तरीका है। जबकि अगर मैं थोड़ा डेप्थ में जाऊं तो आई फाइंड सर्टेन आइडियाज विच कैन एक्चुअली ब्रिंग इट टू रियलिटी बट विथ सर्टेन चेंजेस। यानी कि एक वास्तविकता बन सकती है, ऐसे एनालिसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ट्विकिंग्स करनी होगी, कुछ और गहराई से समझना होगा इस बात को।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक लाइन तो वो है जो हिंदुत्व वाली लाइन है, दूसरी जो पैरेलल चलती है वो लाइन भी अखंड भारत की ही बात करेगी, वो भी इसको रियलिटी लाने की बात करेगी, लेकिन वो पता है क्या कहेगी? वो कहेगी हिंदुइज्म को समझो। आज के समय में जब हिंदू शब्द को जाना जाता है तो इट इज कोरिलेटेड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द सेम वे लाइक यू टॉक अबाउट इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड अदर रिलीजन्स. But if we dig deeper into Hinduism, Hinduism was not a religion in this sense. लेकिन हमें आदत है, अगर हम किसी चीज को समझते अच्छा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम ये एक रिलीजन, अच्छा तो ऐसा ही एक रिलीजन हिंदू है, जबकि हो सकता है ऐसा ना हो. मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? What is the difference? The difference which is proposed by this second जो आर्म है, जो अखंड भारत की बात करती है, वो कहती है कि हिंदुइज्म इज अबाउट कल्चर. इवन द वर्ड हिंदू इज नॉट मेंशन्ड इन एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट. जिसको हिंदू टेक्स्ट कहा जाता है उसमें हिंदू शब्द नहीं है. द वर्ड हिंदू इज अ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन. इट केम फ्रॉम द वर्ड सिंधु. सिंधु नदी के इस तरफ जो है वो हिंदू, क्योंकि फारसी में स को हा कहा जाता था, तो ये सब हिंदू. और इस एरिया में एक कल्चरल कॉमननेस रही है. और कल्चर बनता कैसे है, संस्कृति बनती कैसे? आपको नहीं लगता कि संस्कृति के बनने में ज्योग्राफी का भी एक बड़ा रोल होता है? यानी कि आपका खान पान, रहन सहन, विश्वास, तो ज्योग्राफिकल कॉमननेस होती है, तो वो आइडियाज जो है आसानी से वहां पर फ्लो करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. इसी वजह से इवन जो धर्म बाहर से भारत में आए तो वो वैसे नहीं रहे जैसे कि अदर जगह थे. यहां पर एक डिफरेंट कल्चर इमर्ज हुआ. यानी कि यहां पर जब वो इंडिया आए तो इंडियन कल्चर में एसिमिलेट हुए और एक नया रूप लिया. दैट वाज द पावर ऑफ इंडियन कल्चर. दैट इंडियन कल्चर वाज अबाउट एब्जॉर्बिंग, एसिमिलेटिंग, ग्रोइंग, ब्रिंगिंग टुगेदरनेस. दैट was our strength, and that was the idea of Akhanda word. Akhanda stands for integrity. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से मैंने क्यों कहा ये जरूरी है, मतलब एक जो पर्सपेक्टिव यहां निकल कर आता है वो कहता है कि अगर आपको सरवाइव करना है, थ्राइव करना है, स्ट्रेंथ इज नेसेसरी. और साउथ एशिया का सबसे बड़ा अभिशाप रहा क्या है? कॉलोनियल पास्ट और उस दौरान ड्रॉ की गई लाइंस. पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, सब जगह वो जो लाइंस है जिन पर जो रसाकशी है, जिस पर कॉन्फ्लिक्ट है, दे वर क्रिएटेड बाय कॉलोनियल मास्टर्स. मजे की बात यह है कि हम जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो भी कॉलोनियल मास्टर की दी गई है. नहीं तो यहां पर इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है, यहां पर बाउंड्री लाइंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. इफ यू रीड द व्यूज ऑफ आवर फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर शिव शंकर मेनन, वो कहते हैं कि अगर साउथ एशिया में हमें एक साथ उभरना है, स्ट्रेंथ चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, अगर हमें साथ उठना है तो वी हैव टू मेक बाउंड्रीज इररिलेवेंट. एंड व्हेन ही सेज बाउंड्रीज इररिलेवेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिटा दो बॉर्डर्स को, क्या ही रखा है इसमें, नहीं. He says that we should look into the history of South Asia. यहां पर फ्रंटियर्स का कॉन्सेप्ट होता था. फ्रंटियर्स यानी कि अलग अलग राजा होंगे और वो भी ध्यान रखेंगे कि भाई जो हम दोनों का राज्य के बीच का एरिया है वो एक फ्रंटियर की तरह रहेगा. वहां के लोगों को कुछ विशेष आजादी होगी इधर से उधर जाने की, उनके कुछ अधिकार भी होंगे. ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया कि नहीं बस यही लाइन है, अब इसी लाइन पर लड़ाई है. नहीं, एक बड़ा एरिया ऐसा भी होता था जो अनपेट्रोल्ड होता था. दैट कैन बी अ सॉल्यूशन ऑफ साउथ एशिया. दिस इज प्रपोज्ड बाय मिस्टर शिवशंकर मेनन. Another Indian Foreign Service officer proposed that why India or this South Asia cannot be turned into a zone of peace and prosperity like European Union. एक समय पर यूरोप was zone of war. जर्मनी, फ्रांस का इतिहास देखिए.
कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक साथ एक पॉलिटिकल ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट होगी, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हम एक साथ एक यूरोपियन देश कहलाएंगे कि हम दोनों यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी। कभी सोचा भी नहीं होगा उस समय। लेकिन फिर भी यूरोप एक इमर्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो व्हाई नॉट साउथ एशिया? तो साउथ एशिया में इमर्ज होने का एक जो आइडिया है वो अखंड भारत है। अब इसमें एक जो डर लगता है एक सेक्शन को, लगता है कि ये कहीं हिंदुत्व को थोपने वाली एक चीज ना हो जाए, यहां पर फोर्स और कोर्जन का इस्तेमाल ना हो। तभी मैंने कहा कि इट्स अ डिबेट, और यहां पर जो एनालिसिस है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसका तरीका क्या होगा, उसको थोड़ा हमें डेप्थ में समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है अखंड भारत, ये सब आप जानते हैं। इस आइडिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ये सारे के सारे प्रोविंस आ जाते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, सो इन दिस मैप वी हैव डिवाइडेड दिस इनटू प्रोविंसेस। अब देखने के लिए देखिए, पंजाब जो रीजन है, तो पंजाब ये वाला पाकिस्तान में, वाला इंडिया में है, लेकिन हमने एक पंजाब बताया है। तो इस तरीके से वेरियस प्रोविंसेस होंगे, और इसमें हम यहां तक लेकर आए हैं। देखिए म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, ये पूरा एरिया, यहां श्रीलंका भी है, राइट। यहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होंगी, ठीक है। मतलब अभी मैं इस डिबेट के फेवर में बोल रहा हूं, ठीक है, फिर लास्ट में इस डिबेट के अगेंस्ट में बोलूंगा। इस दौरान कुछ हिस्टोरिकल कुछ एग्जांपल्स को मैं लेकर आऊंगा, कुछ डायनेस्टीज की बात करूंगा, तो उनको विशेष तौर पे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन यूपीएससी आजकल जो सरप्राइजिंग कहीं से निकाल कर लाती है ना, तो कई बार ये डिबेट में से निकाल कर लाती है, जो कन्वेंशनली आपकी बुक या नोट्स में नहीं होते, राइट। अखंड भारत का जो आइडिया, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, राइट। ये कहा गया कि जब कितने सारे देश ऐसे हुए जिन्होंने एक मत अपने आप को किया, मतलब एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर आए, इस वजह से क्योंकि वो सेंस ऑफ कॉमननेस रखते थे। सो व्हाई कांट वी डू दिस? जो कल्चरल आइडिया अखंड भारत का, वो कहता है कि देखो, सनातन भारतीय जो सिविलाइजेशन थी, सनातन भारतीय सिविलाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन रिलीजन. So we are talking about the prominent ideas which were floating in this area from ancient time, जो ancient time से चल रहे थे. अब जैसे ये वो एक्चुअली सिंबल है जिस पर विवाद हुआ, हमारे पार्लियामेंट में लगाया गया. एक्चुअली ये आइडिया तो इवन चाणक्य ने भी दिया था. तो चाणक्य ने कहा था कि देखो, अगर सर्वाइव करना इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, देन यू हैव टू एक्सपेंड एंड यू हैव टू गेन दिस अखंड भारत. और मौर्य रूल के अंदर वो हुआ भी, राइट. तो भारत, भारतवर्ष, आर्यव्रत, ये कुछ एक्चुअली नेम्स हैं जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के आधार पर यहां पर क्लेम किए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए. ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ. अब एक आइडिया कहता है कि इसमें जो अदर पार्ट है, तिब्बत वाला पार्ट है, दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड, बिकॉज बुद्धिज्म का जो रिलीजन है वो कहां से इमर्ज हुआ है? इंडिया से इमर्ज हुआ है, राइट. अब जरा कुछ एग्जाम्पल लेकर आते हैं कि हम क्यों यहां पर थाईलैंड को कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों हम इंडोनेशिया को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट. क्या रीजन है? ध्यान दीजिएगा, अखंड भारत ये नहीं कहता सब्जुगेशन. अखंड भारत का यहां पर जो आइडिया क्या कह रहा है कि देखो, जुड़ने के लिए क्या चाहिए? सेंस ऑफ कॉमननेस चाहिए. तो एक कॉमननेस का आधार ये हिंदू कल्चर हो सकता है. जैसे कि बाली, तो बाली इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है, लेकिन यहां पर हिंदू पॉपुलेशन 86.3% के आसपास है. 86.3% पॉपुलेशन. वैसे इंडोनेशिया में मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, बट अगर मैं बाली की बात करूं तो वहां पर हिंदूज मेजोरिटी में है. और बाली कहां पर है? बाली एक्चुअली इंडोनेशिया की भी सदर्न पार्ट पर है. तो वहां हिंदू पॉपुलेशन इतनी बड़ी मात्रा में आई कैसे? यानी कि इतिहास में वहां तक हिंदू राज्य होंगे, थे, वहां पर थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे बर्मा में देखें, इवन थाईलैंड में देखें, तो थाईलैंड की रॉयल कोर्ट में भी कई सारे जो रिचुअल्स हैं, भले ही वो बुद्धिस्ट है, लेकिन कई सारे रिचुअल जो हैं वो हिंदू प्रीस्ट द्वारा कराए जाते हैं और हिंदू रिचुअल्स हैं. गरुड़, गरुड़ हम जिक्र सुनते हैं, राइट. तो गरुड़ इंडिया, मतलब जो हिंदू जो टेक्स्ट हैं उसमें भी जिक्र है, और साथ में इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी पायस माना जाता है. ऐसी करिंगन, अब ये इंडिजिनस रिलीजन है. दायक पीपल हैं जो बोर्नियो इज अगेन इन इंडोनेशिया, लेकिन इस रिलीजन की कई सारी जो सिमिलरिटीज हैं वो हिंदू रिलीजन से मिलती हैं, हिंदू धर्म से मिलती हैं, जबकि इंडोनेशिया में है. ऐसी मलेशिया, मलेक फोकफोर में कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बिदादरी, जटायु,
गरुड़, नागा, तो ये सब इंडिया में भी हैं। तो मतलब इंडिया का कनेक्शन वहां पर यहाँ पर कल्चरल दिखता है। ऐसे ये जो शेडो पपेट जो थाईलैंड में पॉपुलर है, मलेशिया में, कंबोडिया में पॉपुलर है, मैं इस साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूं, तो ये भी कनेक्शन कहां से लिया गया है? ये जो मतलब ये देखिए कितने समय से ये कल्चरल एस्पेक्ट्स वहां पर काम कर रहे हैं, बट कनेक्शन कहां से है? रामायण और महाभारत से है। फिर आर्किटेक्चर का लॉजिक है कि देखो अंकोर वट टेम्पल कंबोडिया, गॉड विष्णु यानी कि हिंदू, कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब है कि जब इतने सारे कनेक्शन है तो व्हाई दीज पर्टिकुलर कनेक्शंस आर नॉट बीइंग वाइटलाइज्ड, रिवाइटलाइज्ड वी शुड से, इन अ मैनर दे शुड बी, राइट? तो वो कह रहे हैं कि एक इस पे एंटी टू दिस पर्टिकुलर स्टैंड एक पॉइंट बनता है कि नहीं यार, इंडिया इज सेक्युलर, सेक्युलर है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक पर्टिकुलर धर्म का एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर इस पे काउंटर पॉइंट आता है, अच्छा धर्म का एंगल नहीं होना चाहिए, लेकिन नेपाल में हम जो है बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं, वहां पर हम जो जनक और सीता वहां से ओरिजिन, इस कनेक्शन की बात करते हैं। तो यानी कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम धर्म विशेष के आधार पर सेंस ऑफ कॉमननेस के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जब वहां पर कर रहे हैं तो केवल पड़ोस तक क्यों रहना? फिर हम थाईलैंड तक जाएं और फिर फर्दर इंडोनेशिया तक जाएं, तो वहां पर भी इस आधार पर हम सेंस ऑफ कॉमननेस ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास में ऑलरेडी थी, इसके लिए कुछ नया नहीं करना। जैसे सेंट्रल जावा, ये भी इंडोनेशिया में, यहां पर हम प्रम्बन, ये टेम्पल देखते हैं, ये आर्किटेक्चर देखते हैं, यहां पर त्रिमूर्ति हैं यानी कि शिवा, विष्णु, ब्रह्मा। फिर यहां पर सेंट्रल जावा में ये जो हम स्तूप देखते हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा है, राइट? देन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखता है, ये जो मजापहित है, ये एक्चुअली लास्ट एम्पायर था, जो मेजर एम्पायर था इंडोनेशिया का, हिंदू एम्पायर। और उस समय पर भी मुस्लिम्स यानी कि इस्लाम वहां था, और इस वजह से वहां पर ये मॉस्क भी बनाई गई। लेकिन इन मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है, आपको नहीं लगता मॉस्क का आर्किटेक्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चर वी फाउंड इन इंडियन पेनिनसुला एज ऑफ नाउ, और से इन अरब वर्ल्ड डिफरेंट है? तो यानी कि यहां पर वो जो हिंदू उस टाइम राजा थे उस, और जो वहां का आर्किटेक्चर था, उसकी छाप इवन मॉस्क पे भी दिखती है। बाटू केव्स मलेशिया, अगेन हिंदू श्राइन्स। तो मतलब वो सेंस ऑफ कॉमननेस की बात कर रहे हैं। तो 500 बीसी के आसपास की बात करें तो इंटेंसिव ट्रेड हुआ करता था इस समय पर, और अर्बन डेवलपमेंट हो रहा था। 300 बीसी के आसपास मौर्यन एम्पायर, उसने यूनाइट कर दिया था इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट को। तो इससे एक पॉलिटिकल यूनिटी आ गई थी, मिलिट्री सिक्योरिटी आ गई थी, वही बात जो चाणक्य ने कही थी। तो कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन ट्रेड, कॉमन कॉमर्स होगा, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगी। तो आज जो साउथ एशिया को चाहिए, तो यहां पर जो प्रो में इसके आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि ये चाहिए आज साउथ एशिया को। साउथ एशिया को चाहिए पॉलिटिकल यूनिटी, साउथ एशिया को चाहिए मिलिट्री सिक्योरिटी। वो आपस में मिलिट्री का इस्तेमाल ना करें, वो बाहर से हो रही आशंकाओं पर, बाहर आपका फायदा दूसरे उठा रहे हैं क्योंकि आप आपस में लड़ रहे हो। पाकिस्तान का फायदा यूएस उठा रहा है, इंडिया का फायदा भी कुछ हद तक यूएस उठा रहा है, राइट? तो आपस में ही लड़ रहे हैं। आफ्टर मौर्यास इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो ये समझा जाता है कि इस सबकॉन्टिनेंट में अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी, और ये जो दबदबा है, ये जो स्टेटस है, करीब 1st से लेकर 18 सेंचुरी के आसपास तक रहा। 1000 एडी तक कहा जाता है करीब 33% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से होता था, और फाइनेंशियली स्टेबल थे। लेकिन उसके बाद चीजें बदलती गई। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो इस्लामिक कंकेस्ट यहां पर हुआ, हम 1021 की बात कर रहे हैं, तो पर्शिया, टर्क से यहां पर इन्वेजन होता है पहले, और वो जो पहले हिंदू रूलर्स थे वो जाते हैं। लेकिन उस समय के टेक्स्ट में ये मुस्लिम शब्द वर्ड यूज नहीं होता, मतलब इस्लाम का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि वहां पर रिलीजन से ज्यादा लैंग्वेज और एथनिसिटी का इस्तेमाल होता है। यानी कि वहां पर टर्क्स यानी कि जो संस्कृत की इंस्क्रिप्शंस पाई गई, तो वहां पर जो आइडेंटिटी थी वो टर्किश की बात कही गई थी। तो इस समय ये पता लगता है कि यानी कि क्योंकि रिलीजियस बाइनरी एग्जिस्ट नहीं करती थी उस तरीके से जैसे कि आज करती है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम एक आइडेंटिटी है, ये आज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, उस समय पर एथनिसिटी, कल्चर, लैंग्वेज। और इसी वजह से जब ये इन्वेजन हुआ, यहां पर वो लोग आए और फिर यहां पर सेटल हुए, तो उसके बाद उनकी भाषा में भी बदलाव आया, नई भाषाएं भी इमर्ज हुई इस एरिया में। दैट्स द यूनिकनेस, राइट?
तो हाइब्रिड लैंग्वेजेस बनने लग गई, तो हाइब्रिड इंडो इस्लामिक सिविलाइजेशन बनी। यहां पर इंडो सिविलाइजेशन, इंडो का मतलब है जो इस समय ऑलरेडी यहां पर प्रोमिनेंट सभ्यता थी, यानी कि जो हिंदुइज्म की बात हम कर रहे हैं, राइट। 17वीं सेंचुरी, फिर मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के दौरान भी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनी, मतलब एक प्रोमिनेंट इकोनॉमी बनी। कहा जाता है कि जब तक एडवेंट ऑफ यूरोपियन हुआ था तब तक 25% के आसपास का जो वर्ल्ड का व्यापार था वो इनपोर्ट से होकर गुजरता था। इसके बाद ये राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद तो फिर कौन आ गए, यूरोपियंस आ गए। अब यूरोपियंस ने कहा कि यहां पर जो बाइनरी ऑफ रिलीजन है, कि रिलीजियस डिस्टिंक्शन है, वो कॉन्सेप्ट जो है इनके दिमागों में डालना पड़ेगा। और कहा जाता है दिस वाज वन वे कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया, सपोर्टिंग वन रिलीजन और साइडलाइनिंग अदर, जिससे कि इनसिक्योरिटी हो, जिससे कि उसमें खुद अपनी आइडेंटिटी बने। और ये होते होते फिर वो बन गया कि अब एक अलग से इस्लामिक स्टेट चाहिए। और इस्लामिक स्टेट, फिर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939-45, तो उस समय खुद ब्रिटिशर्स को जरूरत था कि भाई हमें जो है मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे में मुस्लिम लीग को चांस मिल गया कि अच्छा मेरा सपोर्ट चाहिए तो हमारी मांग पूरी करो। तो ऐसे में फिर अलग से एक स्टेट बन गया, पाकिस्तान स्टेट बन गया। अब आप सोचोगे कि सर हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हियर? द रीजन इज, क्योंकि एक डिबेट है यहां पर कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए और वहां पर जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र की बात करते थे, तो दोनों के राष्ट्र के मीनिंग में डिफरेंस क्या रह गया? जबकि भारत वर्ष और भारत एज राष्ट्र, जब भारतवर्ष की बात होती थी तो क्या उसमें केवल एक पर्टिकुलर हिंदू रिलीजन की बात होती थी, या हिंदू को एक कल्चर माना जाता था? और ऐसे में भारत में बाहर से जो भी आता था उसको पनाह भी दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, पारसी कहां से आए? पर्शिया से आए। तो पर्शिया से आए और फिर भारत में आकर बसे और वो भारतीय बन गए, भारतीयता ने उन्हें समाहित कर लिया अपने अंदर। तो भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या केवल इस बाइनरी में खेलता है हिंदू मुस्लिम में, या भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडियननेस का ये जो बेस है, या इट इज मोर देन दैट, इट इज अबाउट कल्चर। तो दिस वैदिक सिस्टम, दिस सनातन धर्म इज अ कल्चर, इज अ वे ऑफ लाइफ, and this way of life is not limiting other people. This way of life is not saying कि मैं ही ठीक हूं। That's the uniqueness। क्योंकि इससे अलग इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो अलग धर्म है, मिशनरी रिलीजन है, वो बताते हैं कि ये सत्य है। लेकिन जो हिंदू कल्चर है उसमें वर्ड आता है अनेकांतवाद, मल्टीपल ट्रुथ्स कैन को एग्जिस्ट। तो हम तो को एग्जिस्टेंस की बात करने वाले हैं। तो यहां पर अखंड भारत का सपना आपको नहीं लगता तब साकार होगा जब हम इस अनेकांतवाद की फिलॉसफी को आगे लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारे पड़ोसी देश जिनको साथ आना ही होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट में कब तक आगे चलते रहेंगे, कब तक स्टंटेड ग्रोथ और ये इश्यूज को झेलते रहेंगे, साथ आना होगा। लेकिन यहां पर अनेकांतवाद इज गोइंग टू बी द अम्ब्रेला अंडर विच अखंड भारत इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड। It is not going to be imposition of one religion over other, because that is not India. ये इंडिया का आइडिया ही नहीं है, ये तो जिन्ना का आइडिया है। तो डिसाइड करना होगा कि जिन्ना के आइडिया पर चलना है क्या? जिन्ना के आइडिया पर चलना है तो ये हश्र होगा जो पाकिस्तान का हो रहा है। क्योंकि जब आप अलग करने पर आते हो तो अलग करने के बहानों की कमी नहीं होती। जिन्ना ने यही तो किया, अरे मुस्लिम के लिए एक राष्ट्र बन जाए बस, फिर क्या था, स्टेबिलिटी और पावर और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। लेकिन आप अलग करने पर आते हो, अलग करने के फिर बहाने मिल जाते हैं। तो क्या बहाने मिलेंगे? फिर मिले शिया सुन्नी, फिर इसमें भी अदर सेक्टोरल कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। आप देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तानी, खैबर पख्तूनवा और इधर सिंध और पंजाब आपस में डिवीजन है। कहते हैं सिंध और पंजाब का ही प्रभुत्व है उनकी मिलिट्री में, उनकी पॉलिटिक्स में। दैट इज व्हाई दिस ट्राइबल रीजन एंड जो बलूचिस्तान रीजन दे फील देमसेल्व्स सेक्लूडेड। तो दिस इज फेलियर, अटर फेलियर ऑफ जिन्नाज व्यू। और अगर ऐसे ही अल्ट्रा नैरो अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जाने लगा, मैं नैरो की बात करूं, नैरो अगर सोचा जाने लगा वो गलत है, वो थ्रेट कर सकता है। क्योंकि अब आप हिंदू की बात करोगे उसमें भी देखिए कितने डिवाइड आ जाएंगे। यहां पर एक स्कॉलर हैं क्रिस्टोफर जेफलेट, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भारत का में जो कास्ट सिस्टम इट इज लाइक द मोसैक। मतलब ऐसा है कि एक मान लीजिए, समझ लीजिए एक वास है, फ्लावर वास, ठीक है, और उस पे जो अलग अलग वो लगे रहते हैं ना, अलग अलग कलर के एक डिजाइनर मिरर्स लगे रहते हैं। तो अलग अलग कलर के डिजाइनर मिरर्स, इट्स लाइक द कास्ट।
इतनी सारी कास्ट हैं, तो कहां तक बचाओगे? तो आर फोकस शुड बी टुवर्ड्स डिवीजन और यूनिफिकेशन। अगर अखंड बनना है तो हर तरीके से अखंड बनना है। ये तो कंट्राडिक्टरी है, एक तरफ तोड़ने की बात करो, दूसरी तरफ अखंड की बात करो। नहीं, अखंड मतलब अखंड, अखंड इन प्रेजेंट, अखंड इन फ्यूचर। दैट्स हाउ अखंड भारत इज गोइंग टू बी रियलाइज्ड। ये इंटेलेक्चुअल डेप्थ जरूरी है उन लोगों के लिए भी जो अखंड भारत के सपने को देखते हैं। उन तक पहुंचाइएगा वीडियो को। पाकिस्तान ने सेलिब्रेट किया था, राइट, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। फिर खुद बांग्लादेश अलग हो गया। क्यों? बंगाली मुस्लिम्स वर सेइंग, ये क्या बात हुई भाई? ये तो पंजाब और सिंध के जो लीडर्स हैं वही बैठे हुए हैं इस्लामाबाद पर काबिज हो रहे हैं और चला रहे हैं यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में भी। तो डिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? ये मैं एग्जांपल्स इस वजह से लाया हूं जिससे कि कनेक्ट हो सके आपको ये पूरा आइडिया। वन नेशन वन गवर्नमेंट, इस ये एक पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन ये मतलब जब हम ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक कन्फेडरेशन भी हो सकती है। एडवांटेज क्या होगा कि अगर मल्टीपल गवर्नमेंट्स होंगी यहां पर, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अदर्स भी हैं, ठीक है, तो ऐसे में एक ऊपर गवर्नमेंट होगी, तो ऐसे में आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है कम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। एग्जांपल, क्या आपने सुना है कि दो स्टेट्स आपस में वॉर पर चली गई, उत्तर प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश? ऐसा कुछ सुना आपने? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास वॉर पर जाने की पावर ही नहीं है। क्योंकि वी आर वन, दैट इज क्लियर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑल्सो नीड्स अ न्यू चार्टर। अगर यूनाइटेड नेशन चार्टर यूएस पुश करके बनवा सकता है, बाकी सारे देशों को साथ लेकर आ सकता है, और वो चार्टर इतना सक्सेसफुल है भी नहीं, तो हम क्यों नहीं बना सकते अपना चार्टर? Why Indian subcontinent nations are not coming together and making another charter so that we can establish peace and prosperity? ये हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, राइट? तो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स होंगी, यानी कि पाकिस्तान में अलग गवर्नमेंट चल रही है, इंडिया में अलग चल रही है, बांग्लादेश में अलग चल रही है, ऐसा भी सेटअप हो सकता है। आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, पावर लाइज एट द सेंटर, और वहां पर सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो यानी कि एक तरीके से सब एक ही हैं। ये एक तरीके से ऐसा हो जाएगा जैसे प्रोविंसेस की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग सरकार होती है, तो क्या गुरेज है उससे, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर, अब अगर इन सभी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? वो अभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पास है, इंडिया के पास है। तो ऐसे में दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट एक्सेस टू सच अ लार्ज नेटवर्क। इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जहां पर नेटवर्क आसान होता है, लॉजिस्टिक्स आसान होती है, वहां पर व्यापार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। और व्यापार बढ़ता है तो याद करो चाणक्य क्या कहा था, अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि मेटेरियल वेलबीइंग इज द बेसिस ऑफ अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट, राइट? तो इसका फायदा लेना चाहिए। आवर इकोनॉमी कैन थ्राइव। रिफ्यूजी क्राइसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर। देखिए रोहिंग्या मुस्लिम्स का इशू म्यांमार में चल रहा है, तो वहां से फिर बांग्लादेश में और इंडिया में इन्फ्लक्स है, फिर यहां पर लोकल पॉपुलेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन अगर यूनिफाई हो गए तो किसी की मजाल है कि रिफ्यूजी क्राइसिस को क्रिएट कराएगा किसी एक जगह पर? नहीं। जब म्यांमार ही इसका पार्ट होगा अखंड भारत का, तो म्यांमार की आर्मी क्या वहां से डिस्प्लेस कर पाएगी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को? नहीं कर पाएगी, क्योंकि अखंड भारत का मतलब ही है सबको साथ लेकर चलना। दैट इज द सिविलाइजेशनल वैल्यू ऑफ वर्ड भारत, राइट? तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, कितने रिसोर्सेज बच जाएंगे, कितने सारे लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे, राइट? तो एक कन्फेडरेशन इज द आइडिया। ये मैंने आपको बताया कि एक अम्ब्रेला के अंडर सब पावरफुल नेशन। आप सबको पता है पावर शेक्स हैंड विद पावर। आप शक्तिशाली हैं तो दो देश आपके साथ हाथ मिलाएंगे, आपको अपना बिल्कुल सगा दोस्त कहेंगे स्ट्रेटेजिक। आज वो इंडिया को स्ट्रेटेजिक कहते हैं। उसमें एक बड़ा कारण है कि इंडिया को देखते हैं कि इंडिया को इनकी जरूरत है पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए, चाइना को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर हम खुद इतने ताकतवर हो गए तो अब वो जब हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो उसके कारण अलग हो जाएंगे। अब क्योंकि अब ये देखिए कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया लेकर बैठा है। अगर इंडिया चाहने लगे कि खादी बनेगा तो दुनिया को खादी बनानी पड़ेगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल दैट मार्केट डिसाइड्स द प्रोडक्शन, मार्केट डिसाइड्स द इकोनॉमी। मार्केट मींस वी पीपल हैव दिस पावर, लेकिन इस पावर को रियलाइज नहीं किया अब तक। तो ये वर्ल्ड की जो मेजर कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस और गिव सर्विसेज एज पर आवर नीड।
वी हैव टू रियलाइज दैट पावर। और जब हम यूनिफाई हो जाएंगे तो ये कंट्रडिक्शंस और रिड्यूस हो जाएंगे। रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन आसान होगी कि नहीं होगी। 10% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम इस जगह पर मौजूद है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इस जगह पर मौजूद हैं। कॉपर, आयरन और मोलिब्डेनम, कितने सारे रिसोर्सेज जगह पर मौजूद हैं। यूनिफाइड करेंसी होगी तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वर्ल्ड के साथ वो भी बेटर हो पाएगा। कहने का मतलब हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो पाएगी, क्योंकि वी आर गोइंग टू बी अ लार्ज थ्राइविंग इकोनॉमी। एडिक्वेट फूड सप्लायर बन जाएंगे। ऑलरेडी एक बड़ी संख्या एग्रीकल्चर पर एंगेज करती है, और एग्रीकल्चर में एंगेज करती है। सोच लीजिए कि मतलब ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड की फूड सप्लाई हमारे यहां से चलेगी, राइट। हम ज्यादा रेजिलेंट हो जाएंगे, ज्यादा वर्ल्ड सिक्योर होगा कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट के अंडर ये तो मीर छोटे स्टेट्स बन जाएंगे, राइट। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड हॉस्टिलिटी खत्म होगी, कितने सारे रिसोर्सेज बचेंगे, राइट। तो क्या अब अखंड भारत आपको लगता है पॉसिबल है? तो मैंने बताया आपको दो इसमें पैरेलल लाइंस चलती हैं, तो दोनों लाइंस का कहना है पॉसिबल है, लेकिन हमें ये सोचना होगा, दो तो फेवर में जा रही हैं, कि भाई कौन सी लाइन को हमें इस्तेमाल करना होगा। मैंने दोनों लाइन का जिक्र किया है। तो वो लाइन जो ज्यादा एकोमोडेटिव है, वो लाइन जो एक्चुअल हिंदुइज्म की सिविलाइजेशनल वैल्यूज को रखती हैं, जो लाइन रिलीजन को बाइनरी में नहीं देखती, वो लाइन जो केवल वेस्ट का जो चश्मा है कि भाई इसी तरीके से रिलीजन को देखना है, उसको नहीं देखती, तभी जाकर भारत विश्व गुरु कहलाएगा, तभी भारत जो है थ्राइव कर पाएगा, राइट। कई बार ये होता है कि हम उसी में विश्वास करते हैं जो हमने देखा है, राइट। लेकिन आज से 5 साल बाद दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी होगी, कई सारी नई तकनीकें आ रही होंगी जो हमने नहीं देखा है, लेकिन कुछ लोग विजन रख रहे हैं, इमेजिनेशन रख रहे हैं, तभी वो चीजें बना पा रहे हैं। तो विदाउट इमेजिनेशन technological innovations are not possible, right? Without imagination, political solutions are also not possible. So we need people who can think in this direction, who can work in this direction, who can accommodate people, who can accommodate these solutions, right? ये मॉरन वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राइट। तिब्बत वाला एग्जाम्पल दिया, सोवेनिटी अंडर वन अम्ब्रेला एग्जाम्पल दे दिया। एक जो पहला स्टेप हो सकता है वो भारत महासंघ हो सकता है। महासंघ, अगर कुछ लोगों को भारत नाम से गुरेज हो तो उन्हें समझना होगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वर्ड भारत था, इस वजह से ये है। महासंघ का मतलब है एक्चुअली कमिंग टुगेदर ऑफ अदर रिलीजन्स, यानी कि अदर रिलीजन्स भी साथ आएंगे। थियोक्रेटिक स्टेट अगर बनते हैं तो नुकसान होगा भारत को, राइट। थियोक्रेटिक स्टेट नहीं, क्योंकि थियोक्रेटिक स्टेट का मतलब है रिलीजन के आधार पर, रिलीजन से ही जिसका सोर्स ऑफ पावर माना जाता है, ऐसा स्टेट तो पाकिस्तान है। इंडिया वो नेशन है जहां पर सोर्स ऑफ पावर लोगों को माना जाता है, तो हमें उस आधार पर चलना होगा। जैसे यहां पर सुषमा स्वराज जी की एक फेमस स्पीच थी, उनका कहना था कि हमें उस सेक्युलरिज्म से बाहर निकलना होगा जो केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, जो किसी नए विजन पर लोगों को एम्पावर नहीं कर पाता, केवल मियर कैलकुलेशन करता रहता है, राइट। हमें उस सेक्युलरिज्म पर जाना होगा जो सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन अगर हमारे कल्चर के कुछ अच्छे एस्पेक्ट हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है, उसको बढ़ाता है। तो वे फॉरवर्ड ये होगा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन सकता है, जो कभी सोचा नहीं था उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में लोगों ने, कि भाई सदर्न स्टेट नदर्न स्टेट साथ भी आ सकते हैं क्या। अगर ईयू बन सकता है, ये तो एक नेशन हो गया, नेशन का एक ऑप्शन बैठता है। ईयू का एक अलग ऑप्शन बैठता है कि चलो सब एक सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी होगी, कि भाई तुम अलग अलग नेशन भी बने रहो, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, लेकिन तुमसे ऊपर भी एक आइडेंटिटी तुम्हारी हो गई, फेडरेशन। मतलब ऐसा एक सोल्यूशन फ्यूचर में हो सकता है। बट भारत महासंघ, लेकिन वहां पर जो आइडियाज हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, इंडिविजुअलिज्म, लेसर-फेयर, तो इन सब सिस्टम को हमें समझकर चलना होगा। यानी कि जिस भारत को हम बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से बनाना चाहते हैं ना कि आज के भारत से और महान और बेहतर हो। तो जो आइडियाज बहुत अच्छे हैं, जहां पर लोगों को आजादी होती है बोलने की, अपने पॉइंट्स को रखने की, उनको डराया धमकाया नहीं जाता क्योंकि वो एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। ऐसा भारत जहां पर बराबरी से देखा जाता है, अगर पैसों में बराबरी नहीं, क्योंकि पैसों में बराबरी इट्स लाइक कि आप कोशिश कर रहे हो कि वी आर गोइंग टू शेयर दिस पॉवर्टी, राइट। हम पैसों की बराबरी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट और वो डिबेट अलग है। हम बात करें एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज में बराबरी की, हम बात करें वेलफेयर में सरकार का योगदान रहेगा और ज्यादा, हम बात कर रहे हैं डिग्निटी में बराबरी, राइट। तो ऐसे में वी कैन एक्चुअली क्रिएट दिस काइंड ऑफ महासंघ, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी। जैसे यूएन चार्टर है, तो ऐसा ही अलग एक चार्टर बन जाए इस एरिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और तब जाकर हम प्रेजेंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। सो पहले शुरुआत की जा सकती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। इसमें नेपाल और भूटान
पहला स्टेप होंगे, क्योंकि स्टेप तो लेने पड़ेंगे ना, बातें करने से थोड़ा ना होगा। उसके बाद जो बाकी देश हैं वहां पर बुद्धिज्म का कॉमननेस भी है, तो उस कल्चरल एंगल से भी वो साथ आ सकते हैं, और ग्रेजुअली फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी साथ आ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ वन यूनियन एट द लेवल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ध्यान रखिएगा, जब आप यूपीएससी का आंसर लिखते हैं तो यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी ऑथेंटिक, यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, यू कैन नॉट साइड विद just one particular ideology.